हेलो फ्रेंड्स। मार्केट मंत्रा द पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग में आपका स्वागत है, जहां पे हम बात करेंगे कि कल के हमारे क्या लेवल्स थे, मार्केट ने उस पर क्या रिएक्ट किया और सोमवार के लिए हमारे क्या लेवल्स होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि एफएनओ में जो ट्रेडिंग की जो टैक्सेशन या स्पेकुलेशन में बात डालनी है उससे क्या होने वाला है। रिलायंस और भारतीय एयरटेल की क्या न्यूज़ है और ऑप्शन चेन डेटा को भी पढ़ेंगे, उसमें क्या होना है। इसके साथ साथ हम सेबी के कुछ एक जो स्टेटमेंट आए हैं कल, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एफएनओ ट्रेडिंग की। एफएनओ ट्रेडिंग में जैसे आपको याद होगा, मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि 30% इसमें टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। दूसरा, इसे स्पेकुलेशन में डालने का सोच रहे हैं, तो उससे क्या होगा। पहली चीज़ तो ये, अगर उस चीज़ के बारे में मतलब 90 लोग अगर उसमें लॉस कर रहे हैं, जो कि डेटा का सैंपल साइज 55 लाख लोग था शायद, अगर उसमें से भी 89-90% लोग लॉस कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि उसमें अवेयरनेस की कमी है। आप रादर देन उसको टैक्स करें, उसमें अवेयरनेस आप लाइए। जैसे कि म्यूचुअल फंड में आप देखिए, काफ़ी अच्छा अभी ग्रोथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अपनी अवेयरनेस पे काफ़ी काम किया। उन्होंने अच्छे खासे वीडियोस बनाए हैं अवेयरनेस के लिए। उन्होंने एजुकेशन पूरा ये मटेरियल बना के दिया है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को या मतलब बड़े बड़े नामों को लेके आए हैं, उनके साथ बैठ के उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है ऐसा है। उन्होंने भी एडवर्टाइजमेंट किया, तो अच्छा खासा पैसा इन्होंने खर्च करके ये बताया है कि भाई ऐसा आप इसमें करो तो इतना सेफ ये चीज़ हमारी है। तो ऐसा ही सेबी को लाना चाहिए। क्या करना चाहिए? कितने बड़े बड़े इन्फ्लु क्या नाम है, हमारे ट्रेडर्स हैं जो 2 4 5 साल से कंटिन्यू प्रॉफिट में, उनके साथ बैठ के आप वीडियोस बनाइए, एजुकेशन वीडियो बनाइए आप। एजुकेशन वीडियो कैसे कि भाई एफएनओ में कैसे ट्रेड करनी है, फ्यूचर में कैसे ट्रेड करना है, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है, कैसे स्टॉप लॉस लेना है, कैसे हमको डिसिप्लिन लाना है, कैसे हमको प्रॉफिट बुकिंग करना है, एंट्री लेवल क्या होना चाहिए, एग्जिट लेवल कैसे हमको डिसाइड करना है, हमको कैसे हमारा एंट्री लेवल निकालना है, कैसा प्रॉफिट रखना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है, लालच नहीं करना है। ऐसे प्रॉपर एक आप सीरीज लेके आइए, जिससे क्या होगा कि अवेयरनेस फैलेगी। दूसरी चीज़ ये होगा कि जो यूट्यूब पे लोग बेच रहे हैं कोर्स, भले ही उनको खुद को करोड़ों का नुकसान है, लेकिन वो यूट्यूब पे कोर्स बेच रहे हैं। भाई 10,000 का ले लो, 20,000 का ले लो, सेबी में जाओगे 2 लाख 3 लाख देना पड़ेगा। सेबी अगर ये कर दे 10-5 हज़ार ले भी ले, तो लोग देने के लिए तैयार है, क्योंकि यूट्यूब वाले भी ऐसे ही कमा रहे हैं पैसा, मोटा मोटा पैसा ऐसे ही कमाया जा रहा है। जो सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से यूट्यूब पे आते हैं, अवेयरनेस नहीं फैलाना है उनको, तो मेन यही करते हैं कि वो अपने कोर्सेज बेचते हैं। भाई आप इतना कमा लो, आपको इतना ये स्क्रीनशॉट दिखा देंगे, भाई इतना लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, ऐसा है वैसा है करके आपको कोर्स बेच देते हैं। उनका तो भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो इसके बजाय सेबी को ये करना चाहिए कि भाई हम एक प्रॉपर एजुकेशन वीडियो लेके आएंगे, प्रॉपर हम आपको सिखाएंगे, उसके साथ आप सीखिए। और एंट्री लेवल पे एक बैरियर लगा दीजिए कि भाई आपको छोटा ये एग्जाम देना है एफएनओ करने से पहले, कि आपने इतना पढ़ाई किया है, आपको इसकी नॉलेज है या नहीं है। शुरू में क्या होता है कि लोग आते हैं ट्रेडिंग करने, भाई 1 लाख रुपए लाए, 2 लाख हो जाएगा, ऐसे ऐसे मजे ही मजे हैं। वो 1 लाख रुपए का 50,000 करते हैं, फिर वो उनके अकल ठिकाने आती है और वो प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। ऐसे करके हमारा ये पूरा सेटअप अभी चल रहा है। तो अभी सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे जो गैप हमको इसमें दिख रही है, वो स्पेस है अवेयरनेस की, एजुकेशन की। सरकार को इसे स्पेकुलेशन में डालने में क्या फ़ायदा हो? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। स्पेकुलेशन में डालोगे, लॉस ऑफसेट नहीं कर पाओगे, बड़े बड़े जो ब्रोकिंग फर्म है वो सब बाहर हो जाएंगे, इतना उनका असली कमाई तो एफएनओ से ही आ रहा है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस पे बैन लगाया था, तो बाहर देशों में जाके ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ से फ्रॉड कर रहे हैं। अब भाई पैसे ले लिए, उसके बाद नहीं देंगे कुछ भी, लालच करवा के ले लिए पैसे, उसके बाद नहीं देंगे। आप कर लो, क्या करोगे? बाहर देश में बैठे हैं, आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते अब। तो ऐसा, इन सब चीज़ों की वजह से हमें इसके आर बाहर एक बढ़िया टैक्सेशन का बनाना चाहिए, रादर देन कि हम इसको बैन ही कर दें, मतलब ख़त्म ही कर दें। इसके बाद क्या है, एक चीज़ और, जो बड़े बड़े हमारे ये हैं, जैसे एयरलाइंस वाले हैं या कुछ भी लगा लीजिए आप, रिलायंस, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके भी बड़े हैं, वो लोग ऑप्शंस को हेजिंग टूल के पर्पज से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा कि एक बार 30 से 40% मार्केट पूरा गिर गया था। उस टाइम पे अगर हेजिंग टूल ये नहीं होता, तो उनका तो बेचारों का लॉस हो जाता, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? बेचारे तो वही नहीं है, बट ठीक है, उनका तो लॉस हो जाता ना। भाई इन्वेस्टर का लॉस हो रहा है, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। तो हेजिंग टूल है, ये भी एक वेस्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को अच्छे से सोचना चाहिए, और उसके हिसाब से इस पर एजुकेशन पर्पस वीडियो डालनी चाहिए। हम बात करते हैं कि एयरटेल और जियो ने अपने प्राइस हाइक कर दिए हैं। 3 तारीख से इनके रिचार्ज के प्राइस जो हैं हाइक हो जाएंगे। उससे क्या होगा, उन्होंने 12 से लेकर 28% तक की हाइक दोनों ने की है।
एंट्री लेवल पे जो मंथली चार्ज करते हैं 1 GB पर डे, 2 GB पर डे, अनलिमिटेड कॉल, तो उसमें क्या होगा कि 28% उनको, सबसे ज़्यादा टैक्स उनको ही लगेगा। जो करते हैं साल भर का, 6-6 महीने का, तो उनको टैक्स 12 से 15% लगेगा। जो मिडिल क्लास है, जो मतलब लोअर क्लास है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और ऐसा ही सेम किया है एयरटेल ने, मतलब दोनों ने एक साथ किया है, 3 जुलाई से ही होगा, ये भी 3 जुलाई से होगा। तो मतलब दोनों ने बैठ के प्रॉपर बातचीत की है, भाई प्रीपेड हो पोस्ट पेड हो सब पे हम इतना बढ़ाएंगे 12 से 28%, और इन लोगों पे स्पेसिफिकली इन लोगों पे लगेगा ये, और 12% हम इन लोगों पे लगाएंगे। कहने का मतलब है ये मोनोपोली है, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की थोड़ी कमी हमें दिखाई देती है, क्योंकि इन्हें ये मोनोपोली बनने से रोकना चाहिए था। जब जियो ने अपना मोनोपोली बनाया तब बीएसएनएल या टाटा डोकोमो या टाटा डोकोमो, एयरसेल, इन सब चीज़ों को अच्छा खासा बढ़ावा देना चाहिए था। जैसे अभी वोडाफोन आइडिया को इनको सपोर्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए। एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में होना चाहिए। अब ये मोनोपोली हो गई है, एयरटेल ने बढ़ाया, जियो ने बढ़ा दिया, जियो ने बढ़ाया, एयरटेल ने बढ़ा दिया, खत्म कहानी। अब मतलब इसको बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है, उसके बाद प्रॉफिट आता है। तो कोई नई कंपनी तो अभी आने से रही। इंडियन मार्केट में कम से कम 4-5 कंपनी होनी चाहिए थी, जिनको आपस में एक हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है। मोनोपोली हो गई, जियो पूरा मोनोपोली में जी रहा है, जियो के साथ हो गया एयरटेल भी, वोडाफोन आइडिया पड़ गया अकेला। तो ये एक हमें इस यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत बहुत ही एक कमी यहाँ पे दिखाई देती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सेबी ने क्या कहा है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मनी इन्फ्लुएंसर हैं, मैं उनको मनी इन्फ्लुएंसर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका काम है सिर्फ पैसा कमाना, ना कि मार्केट के बारे में नॉलेज देना, प्रॉपर न्यूज़ बताना। तो सेबी ने क्या किया है कि भाई आप जो रेफरल लिंक से लाखों लाखों रुपए छाप रहे हो, यूट्यूब से कमा रहे हो 10,000 रुपये, वहाँ से आ रहे हैं महीने के 20,000 रुपये, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10 लाख रुपए और वहाँ से 20 लाख रुपए, तो भाई ट्रेडिंग से तो क्या ही कमा रहे हो, तुम ट्रेडिंग तो कर ही नहीं रहे हो, असली कमाई तो तुम इनमें ही कर रहे हो, रेफरल में और इसमें यूट्यूब में, और बस ज्ञान दे के चले जा रहे हो। तो ऐसा नहीं है, प्रॉपर जो हमेशा कोई भी आए तो उसको यही करना चाहिए, जो खुद बोले वैसा ही उसको आगे बताना चाहिए। तो सेबी ने रूल किया है कि रेफरल लिंक्स जो करके कमा रहे हैं, उनके ऊपर रूल लाने की मतलब तैयारी चल रही है, उनके रडार में ये सब आ चुका है। जेपी मॉर्गन बॉन्ड जो है 25 से 30 बिलियन का फ्लो जो एक्सपेक्टेड है, भाई पागल ही हो गए हो क्या? कैसे आएगा 25-30 बिलियन का? क्या आज की डेट में इंडिया में बॉन्ड का ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो आप? बॉन्ड आप नहीं ले नहीं सकते हो क्या? सब ले सकते हैं। ये एक नई कंपनी ये एक नई कंपनी एंटर हो रही है, बस इतना ही फ़र्क है। तो उससे इतना कुछ खासा फ़र्क पड़ेगा नहीं। हाँ, ये है कि बाहर के देशों में 4 से 5% ये जेपी मॉर्गन देता है, ये अपने को 7% देगा, तो इसमें थोड़ा बहुत हमको एक पॉजिटिव न्यूज़ आप मान के चलिए, लेकिन ऐसा कोई हवा-हवाई बनाने की बात है नहीं इसमें, ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम मार्केट की बात करें, निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 -33 पॉइंट पे बंद हुआ है, 33.90, मतलब 0.14% की नेगेटिव क्लोजिंग है। और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करते हैं, तो 469.05 पॉइंट्स की नेगेटिव, मतलब 0.89% की नेगेटिव क्लोजिंग। और अपना सेंसेक्स की बात करें तो -210.45, मतलब 0.27% की नेगेटिव क्लोजिंग हमको यहाँ पे कल देखने को मिली। एक टाइम ऐसा था निफ्टी बैंक 500 पॉइंट के भी नीचे चला गया था, फिर थोड़ा सा हल्का सा पुश बैक हुआ है, पुल बैक हुआ है। उसके बारे में हम बात करेंगे अभी कि कहाँ पे हम लेवल से क्या है। अगर हम बात करें टॉप गेनर्स की, तो महानगर गैस, जीएनएफसी, परसिस्टेंट, बाटा इंडिया, अपोलो टायर्स, ये कल के टॉप गेनर्स रहे। टॉप लूजर्स की बात करें तो मदरसन सुनी, पॉलीकैब, वोडाफोन आइडिया, कमिंस इंडिया और क्रम्पटन ग्रीव्स एंड कंज्यूमर, ये कल के नेगेटिव में रहे। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस अगर हम देखें कल की, ऑटोमेटिव में 3,107.54 रुपये बढ़ के, मतलब 0.11% की बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंकिंग और वित्तीय सेवा -26,366.95, मतलब 0.33% की नेगेटिव क्लोजिंग। सीमेंट और निर्माण में 506.57 पॉइंट, यानी कि 0.05 फ्लैटिश ही है। इसमें अभी सीमेंट बहुत तेज बढ़ गए थे, तो थोड़ा हॉल्ट इसमें देखने को, सीमेंट वाले बढ़ गए थे तो थोड़ा इसमें हॉल्ट देखने को अभी मिला है। केमिकल की अगर हम बात करें तो केमिकल में 14,340.32, मतलब 0.93% की बढ़त। और ऐसे आप ये एक बार स्क्रीन पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेन मेन जो थे मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात करते हैं हमारी निफ्टी की।
हमारा जो कल का डिस्कशन था, पहले हम उसकी बात करते हैं। हमारा डिस्कशन था कि अगर मार्केट 24,000 के ऊपर खुलता है तो पहला जो टारगेट होगा 24,197, 24,200 के होने चाहिए। 24,90 के ऊपर खुलेगा तो 100 पॉइंट का एक इजी स्विंग ट्रेड इसमें बन सकती है। हुआ क्या कि मार्केट वहाँ जाने से पहले ही रेजिस्टेंस खा गया। रेजिस्टेंस खा गया मतलब लोगों ने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की। थोड़ा नीचा है लेकिन लोगों को लगा नहीं नहीं अभी तो मार्केट बुलिश है, अभी तो चलेगा चलेगा। उन्होंने यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे पोजीशन लिया वो कल ट्रैप हुआ है, क्योंकि इसके बाद प्रीमियम बढ़ रहा था लेकिन थोड़ा स्लो बढ़ रहा था। इतना मतलब ऐसा प्रीमियम नहीं था कि जिसमें अच्छा खासा पैसा कमाया जा सके। हल्का सा पुल बैक लिया, उसके बाद मार्केट गिरा, थोड़ा सा और पुल बैक लिया, फिर मार्केट गया। वैसे देखा जाए ओवरऑल तो यहाँ से मार्केट गिर ही रहा था। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो मार्केट यहाँ से गिर ही रहा था, ऐसा कुछ इस ट्रेंड लाइन को इसे तोड़ा नहीं। ठीक है, तो मार्केट गिरा और यहाँ आके धाड़ करके मार्केट गिरा, क्योंकि 20 और 5 ईएमए को इसने तोड़ा और सीधा सीधा नीचे आके ये गिरा। 23,977 तक, 85 तक आ गया था। उसके बाद थोड़ा पुश बैक लिया और 24,010 पे ये बंद हुआ है। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा ऐसा बंद हुआ है। ठीक है, तो आज के सोमवार के हमारे क्या लेवल्स होनी चाहिए? सोमवार में ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं अपने को, सीधा सीधा लगाइए। अगर निफ्टी 23,980 के ऊपर ओपन होता है तो पहला जो टारगेट होगा हमारा 24,000, ऑब्वियसली पहला जो रेजिस्टेंस होगा 24,050 के आसपास होगा। दूसरा जो टारगेट होगा हमारा वो रहेगा जो कल का हमारा हर्डल था, 24,180 के आसपास। और ऊपर की साइड में तीसरा जो टारगेट हमारा रहेगा 24,250 या 300, जितना जल्दी हो सके आने का कोशिश करेगा, क्योंकि एक सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर इसके नीचे खुलता है मार्केट 23,980 के नीचे, तो पहला जो सपोर्ट रहेगा 23,900 पे आएगा। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो 23,800 के आसपास आना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा सपोर्ट रहेगा वो हमें मिलेगा 23,700, और उसके बाद जो भी लेवल्स आएंगे हम लाइव मार्केट में उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे या उसके हिसाब से अपने डिसीजंस को चेंज करेंगे। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो 24,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है और 24,000 पे पुट राइटिंग भी बहुत है। पुट राइटिंग वाले अगर ये ट्रैप होते हैं तो अच्छी खासी एक डाउनफॉल हमें देख ट्रिगर करके दे सकते हैं, और सेलर्स के लिए तो एक अच्छा खासा ये मौका बन जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी जैसा कि कल आपको हमने बताया था, तो बैंक निफ्टी की हमने जैसे बात की थी कि अगर मार्केट 52,990 को तोड़ के ऊपर जाता है, 53,000 को टेस्ट करके थोड़ा और ऊपर जाएगा तो परसों वाले रेजिस्टेंस को ट्राई करने की कोशिश कर सकता है। अगर नहीं तो वहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए। इवेंचुअली हुआ भी वही, मार्केट ने एक बार ट्राई किया ऊपर जाने का, सस्टेन नहीं कर पाया, कंफर्मेशन कैंडल भी नहीं आ पाया था। तो उसके बाद मैंने ये लेवल्स लगा रखे थे, अगर इसके नीचे जाता है और इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करता है तो मैं इसमें ट्रेड लूँगा डाउन साइड की, और वैसे करके मैंने भी अच्छे खासे इसमें एक प्रॉफिट अर्न किया। क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे दिख रहा था कि 5 और 20 ईएमए टूट रहे हैं, उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो मार्केट गिरना है। यहाँ से मार्केट शार्प गिरा भी, और एक बार यहाँ पे मौका मिला, एक बार यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिया, एक बार यहाँ पे प्रॉफिट लिया। तो ये था कि अगर 53,000 किलो नहीं तोड़ता है तो पहला 57,600, 700 और 57,300, 500 और 57,200 तक के हमारे टारगेट होंगे। लास्ट लेवल यही था, 51,900 तक का मेरी उम्मीद थी, लेकिन वहाँ से पहले मार्केट रिवर्स हो गया 52,200 के आसपास से। अब हम बात कर लेते हैं कि कल का हमारा क्या लेवल्स होनी चाहिए। एक बार मैं इनको ही हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी ट्रेंड लाइन अभी अच्छी खासी फॉलो होने वाली है। चलो एक आंकड़ा हटा ही देता हूँ, फिर वापस बना लेंगे अपनी ट्रेंड लाइन को। तो अभी क्या दिख रहा है चार्ट में हमें? अभी दिख रहा है कि अगर मार्केट 52,424 के ऊपर खुलता है तो पहला जो टारगेट रहेगा 52,500, 52,700, और उसके बाद फिर से 53,000 को एक बार टेस्ट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद देखते हैं आगे क्या बनता है। अगर इसको नहीं तोड़ता है तो 52,200 डाउन साइड में खुलता है अगर मार्केट, तो 52,200 हमें देखने को पहला मिलेगा। उसके बाद 52,000 और 51,800 लास्ट हमारा सपोर्ट रहेगा। अगर 51,800 को तोड़ देता है तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि भाई अच्छी खासी हमको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलने वाली है। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन चेन आप देखिए,
52,300, 52,500 पे अच्छी खासी राइटिंग है, पुट राइटिंग। और 53,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो कॉन्फिडेंस इन लोगों को ज़्यादा है कि अभी मार्केट गिरेगा। जो डीप इन द मनी है पुट वाले, 52,500 पे जो बैठे हैं, अगर ये ट्रैक होते हैं तो इसमें भी एक अच्छी खासी डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकती है। और मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने थोड़ी, अब मतलब मार्केट इतना बढ़ रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी, इसने थोड़ी सी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का प्रॉफिट बुकिंग ही लगा लो वो करने की कोशिश की है, प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी ये प्रॉफिट बुकिंग अभी कंटिन्यू होनी चाहिए। इसको थोड़ा और डाउन साइड, मतलब 51,000 को एटलीस्ट एक बार 51,200 या 51,900 या 800 को एक बार टच करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिले तो हेल्दी रहेगा, क्योंकि अभी से ऊपर ही ऊपर उड़े जा रहा है और मार्केट ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है, 12 से 15%, 2-4% और बढ़ जाएगा। तो बस साल भर में इतना ही उम्मीद होती है, वो बढ़ के खत्म, फिर साल भर क्या करेंगे, बैठेंगे आराम से। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स की भी अगर हम बात करें तो आप मान के चलिए कि 17,150 का अगर ऊपर जाता है तो 79,400 पहला टारगेट होगा। और 79 जो अभी लेटेस्ट टॉप है 680 को ये टच करने की कोशिश करेगा। अगर डाउन साइड आता है तो 78,904, और दूसरा जो सपोर्ट रहेगा 7856 तक इसका हमको देखने को मिल सकता है। अगर हम बैंकेक्स की बात करें, बैंकेक्स ने आज अच्छी खासी गिरावट ली है। तो पहला जो सब, अगर ये 59,670 के ऊपर खुलता है, पहला टारगेट हमारा होगा 59,900 के आसपास। उसके बाद हमारा होगा 60,000 के आसपास। अगर इवेंचुअली इसके ऊपर जाता है तो अपने रिसेंट टॉप्स को ये टेस्ट करते हुए दिख सकता है। डाउन साइड की अगर हम बात करें, जहाँ पे आज इसने सपोर्ट लिया 59,500 पे, अगर इसको तोड़ता है तो 59,300 और 59,100 हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं, कोई ज़्यादा दूर वाली बात है नहीं। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें सेम लेके चलना है कि आज जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया उसके नीचे अगर ये खुलता है तो आप मान के चलिए कि यहाँ से ब्रेकआउट आया था 23,215 से, और इसके बीच में 23,300 आप लगा लीजिए, ये दो सपोर्ट रहेंगे हमारे। ऊपर की साइड में अगर हम देखें 23,500 पहला टारगेट रहेगा, 23,600 दूसरा टारगेट रहेगा, और 23,700 तीसरा टारगेट रहेगा। और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी हो गई तो अपना ये रिसेंट टॉप को ये टेस्ट करते हुए हमें दिख सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज़। आपको न्यूज़ के बारे में बताया कैसे ट्रेड करना है, कैसे हमको अवेयरनेस बिल्ड करनी है, इसके बारे में बात हमने की है, डिस्कशन किया है। सोमवार को हमारे क्या लेवल्स होंगे और तो कल के हमारे क्या लेवल्स थे, हमने कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढी और कहाँ पे हमने पैसे कमाए और कैसे कमाए वो भी आपको बताया। कैसे हमने सिर्फ मूविंग एवरेजेस को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग किया। सेंटिमेंट्स भी कल थोड़े नेगेटिव थे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग एक ड्यू थी, वो अभी थोड़ी चल रही है। अच्छी खासी भी आ जाए 51,800 तक तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हेल्दी है, कोई ऐसी वो है नहीं, क्योंकि कंटिन्यू बढ़ना भी बहुत गलत हो जाता है मार्केट के लिए। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसे लगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और हमें इसके बारे में जरूर बताइए। थैंक यू।